प्रदेश में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना जरूरी काम के बाहर सड़कों पर घूमते दिखाई दिए, जिन्हें बाद में पुलिस की मार खानी पड़ी। मंडला से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस मोटरसाइकिलों से बाहर निकलने वालों पर प्लास्टिक की पाइप बरसाती नजर आई। कर्फ्यू तोड़ने पर मोटरसाइकिलों के टायर की हवा निकाल दी गई। इसके साथ ही पुलिस ने इस तरह की गलती करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। इतना ही नहीं, कई लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई। कर्फ्यू में गाड़ियों की जांच करने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए थे। वहीं उन दुकानों को भी बंद कराया गया जो चोरी छिपे खोले गए थे। पूरे शहर में इसी तरह का नजारा दिखाई दिया। देवास में भी कर्फ्यू तोड़ना कई लोगों को महंगा पड़ा। इस दौरान तय वक्त से ज्यादा समय तक एक शोरूम खोले रखने के आरोप में प्रशासन ने कार्रवाई की। कर्फ्यू तोड़ने वालों पर सख्ती की ऐसी ही तस्वीरें राज्य के कई दूसरे जिलों से भी सामने आई। तो बात की एक बात यह है कि मध्य प्रदेश में जितने लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है, उनमें 1/4 के लगभग पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहां सक्रिय मरीजों की संख्या भी 1 लाख के करीब पहुंच रही है। ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। फिर भी अगर हम लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू तोड़ने से बाज नहीं आए तो पुलिस का डंडा तो झेलना ही पड़ेगा। सीबीएसई के बाद आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर फैसला ले लिया। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि कोरोना वायरस से हालात बिगड़ने के बाद आईसीएसई ने 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया है। पहले ही 12वीं की परीक्षाओं को टालने का ऐलान किया जा चुका है। 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान जून में किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के पहले दिन राजधानी की अहम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। भीड़भाड़ वाले हालात इलाके जो थे वहां दिल्ली की सीमाओं पर बने दिखे, जहां पुलिस वाले दिल्ली में घुस रही गाड़ियों की जांच करते रहे और हर गाड़ी को रोककर उससे दिल्ली में आने की वजह पूछते रहे। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आने की इजाजत दी गई। इसके अलावा जिनके पास ट्रेन या फ्लाइट की टिकट हो, उन्हें भी नहीं रोका गया। दिल्ली पुलिस के जवान मास्क और फेस शील्ड लगाकर पूरी सावधानी के साथ जांच में जुटे रहे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर का नजारा है और यहाँ से उत्तर प्रदेश नोएडा से आने वाले जितने भी वाहन है वो दिल्ली में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली के अंदर के इलाकों में सड़कों पर ट्रैफिक न के बराबर ही रहा। हमेशा ट्रैफिक जैम से बेहाल रहने वाले द्वारिका मोड़ पर भी इक्का दुक्का गाड़ियां दिखी, जिसकी जांच में पुलिस वाले लगे रहे। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर भी रहा, जहां पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगाकर बैठे रहे। ज्यादातर गाड़ियां जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई या माल ढुलाई से जुड़ी हुई दिखी, जिन्हें रोका नहीं गया, जबकि हर संदिग्ध गाड़ी को रोककर पूछताछ की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के चालान भी किए गए। तो बात की एक बात यह है कि कोरोना की मौजूदा लहर की चपेट में आए ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं दिख रहा। ऐसे लोगों की वजह से महामारी तेजी से फैल रही है, जिसे रोकने का तरीका लॉकडाउन ही है। बेहतर यही है कि हम बेवजह घर से ना निकलें। हम घर में रहेंगे तो वायरस फैलने की जो कड़ी है वो टूटेगी और पुलिस प्रशासन का काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। कोरोना संकट में सख्ती के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिल गई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है। यानी यूपी के उन 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा, जिसका आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाहकार नियुक्त किया जो इन शहरों की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देंगे। अब इस मामले में की गई सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। इस बीच सरकार ने उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, यानी शनिवार और रविवार बंद रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी और इस दौरान सैनिटाइज करने का काम भी चलेगा। राजस्थान के कई शहरों में अचानक धूल भरी आंधी आई। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बदलाव की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। बताया यह भी गया कि चूरू में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आई, जिससे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और शहर का रंग लाल पड़ गया। ऐसा लगा जैसे कोई भयानक बवंडर शहर की तरफ बढ़ रहा हो। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी। धूल ने कई इलाकों को ढक दिया। चंद सेकंड में ऐसे हालात बन गए कि दिन में ही रात हो गई। तेज हवाओं ने पेड़ के पत्तों को थिरकने पर मजबूर कर दिया और सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हेडलाइट जलानी पड़ी, क्योंकि इस आंधी की वजह से सड़कों पर कुछ दूर तक दिखना भी बंद हो गया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद प्रशासन को कई रास्तों को बंद तक करना पड़ा।
क्योंकि वहां जबरदस्त बर्फ गिरी। लगातार बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट भी देखने को मिली। पहाड़ों के बीच हो रही बर्फबारी ने जगह की सुंदरता को और बढ़ा दिया। आसमान से गिर रही बर्फ ने सड़कों और पेड़ों के पत्तों पर सफेद चादर बिछा दी। गुजरात में मौसम ऐसा बदला कि वहां न केवल झमाझम बारिश हुई बल्कि बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिसने शहर की मुसीबत बढ़ा दी। मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज बारिश होने लगी। कच्छ के कुछ इलाकों में कहीं जल जमाव होने लगा तो कहीं सड़कों पर ओले भी दिखाई दिए। इस दौरान 2 लोगों की मौत की भी खबर आई जो पेड़ गिरने से उसकी चपेट में आ गए, क्योंकि बारिश के दौरान तेज हवा चल रही थी, जिससे कच्छ के कुछ इलाकों में पेड़ जमीन से उखड़ गए, जिसके नीचे 2 लोग दब गए। हालांकि आसपास के लोगों के साथ कुछ पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। सौभाग्य की एक बात यह है कि जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजस्थान में आंधी आई, उसी की बदौलत उत्तर भारत में मौसम थोड़ा खुशनुमा हो गया। दिल्ली में भी दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पहाड़ी इलाकों के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोरोना के कहर और वैक्सीन पर मचे घमासान के बीच 2 राहत भरी खबरें आई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में अपनी वैक्सीन के 3रे चरण के ट्रायल की इजाजत मांगी। ये टीका सिंगल डोज यानी एक बार लगवाना होता है, जबकि अभी जो 2 वैक्सीन है यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके इस्तेमाल के लिए आपको 2 डोज लगवानी होती है। ऐसे में इनकी कमी ना हो, इसलिए भारत बायोटेक ने टीका लगाने की मुहिम में तेजी लाने के लिए उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया। कंपनी के मुताबिक अब वो सालाना 70 करोड़ डोज तैयार करेगी। देशवासियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपील की कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझा जाए। उन्होंने साफ कहा कि लोगों की सेहत के साथ अर्थव्यवस्था की सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान में लॉकडाउन लागू होने के बाद छात्रों और मजदूरों ने घरों की तरफ लौटना शुरू कर दिया। कोरोना से हालात बिगड़ता देख राजस्थान में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। लेकिन लॉकडाउन के लंबा चलने की आशंका ने वहां रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों और कामगारों को डरा दिया। राजधानी जयपुर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में छात्र घर लौटने के लिए बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। हर कोई इस वक्त अपने घर लौटना चाहता है, चाहे वो खुद जाना चाहते हो या फिर ये मजबूरी कि उससे हॉस्टल या होटल में जहाँ पर भी रह रहे हैं वो खाली करवाए जा रहे हैं। छात्रों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल भी बंद हो गए। ऐसे में उनके सामने खाने पीने और रहने की भी दिक्कत है। परेशानी हो रही है, रूम भी खाली करवा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो फिर घर ही जाके कुछ करें। दूसरे कामगारों और दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग भी लॉकडाउन से डरे दिखाई दिए। बताया गया कि इनमें ज्यादातर अपने घर लौट चुके हैं। बोल दिया कि घर जाओ, होटल नहीं चल रहा, हम पैसे नहीं दे रहे और खाना भी नहीं देंगे। कोरोना के रिकॉर्ड मरीज मिलने के बाद राजस्थान में 15 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया गया, जिसका असर वहां बाहर से आकर पढ़ाई करने वाले छात्रों और दूसरे लोगों पर देखने को मिल रहा है। सौभाग्य की एक बात यह है कि राजस्थान में जयपुर और कोटा जैसे शहर मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी करने वाले छात्रों से भरे रहते हैं। जयपुर में कई बड़े कॉलेज भी हैं जो लॉकडाउन की वजह से बंद हैं। लॉकडाउन अगर बढ़ाने की नौबत आई तो मुसीबत भी बढ़ेगी, इसलिए वहां से छात्र छात्राओं और मजदूरों का पलायन तेज हो गया। देश में कोरोना वैक्सीन पर जारी घमासान के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश भर में 11 अप्रैल तक कोरोना वैक्सीन की 44 लाख से ज्यादा डोज बर्बाद हुई है। एक आरटीआई से मिली इस जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी की बात सामने आई है। वहां पर 12% वैक्सीन खराब हुई है और इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा, जहां 10% बर्बादी हुई है, जबकि पंजाब और मणिपुर में 8% वैक्सीन की डोज खराब हुई। हालांकि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन का नुकसान नहीं हुआ। इनमें केरल, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार के साथ लक्षद्वीप भी शामिल है।
रेमडेसिविर दवा बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों को छुड़ाने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस पर महाराष्ट्र सरकार ने हमले तेज कर दिए। बीजेपी ने सफाई दी कि दवा की खेप पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार को देने के लिए ही मंगवाई थी, लेकिन एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी पर दवा की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया और वो कुछ तस्वीरें लेकर मीडिया के सामने पहुंचे। एक आदमी को रेमडेसिविर दवा के इंजेक्शन पकड़े हुए एक तस्वीर में देखा गया। एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो महाराष्ट्र के नंदुरबार के एक होटल का है। दावा ये है कि ये होटल एक बीजेपी विधायक का है, जिसने वहां जरूरतमंदों को बुलाकर रेमडेसिविर दवा बांटी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया, सूरत में भी बांटा, महाराष्ट्र के नंदुरबार में भी 700 इंजेक्शन बांटे गए, लेकिन 20,000 से अधिक इंजेक्शन ये हीरा ग्रुप के माध्यम से काला बाजार करके लोगों को लूटा गया। नवाब मलिक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया और दावा किया कि दवा कंपनी से रेमडेसिविर को जो इंजेक्शन राज्य सरकार को मिलने चाहिए थे वो बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिए। हमें लगता है वही 60,000 देने की बात कर रहे थे, फिर 8,000 दे पाएंगे कह रहे थे। हमें लगता है वो 60,000 भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोजीशन में लेके कुछ बांटा है, कुछ बेचा है, ये सच्चाई है। आरोपों के मुताबिक नंदुरबार में रेमडेसिविर बांटने की घटना पर राज्य सरकार के एफडीए विभाग ने भी जिला प्रशासन से सफाई मांगी, क्योंकि कानून के मुताबिक राज्य में कोई भी दवा बेचने के लिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की मंजूरी जरूरी है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले दावा किया था कि दवा कंपनियों के जिस अधिकारी को छुड़ाने वो पहुंचे उसके पास एफडीए की मंजूरी है और पुलिस को एफडीए की मंजूरी वाली चिट्ठी दिखाने के बाद ही पुलिस ने ब्रुक फार्मा नाम की दवा कंपनी के अधिकारी को छोड़ दिया था। उनको लेटर भी दिखाया कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उनका ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। लेकिन राज्य सरकार ने अगले ही दिन इस दावे को खारिज कर दिया। सरकार ने दावा किया कि कानून के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी या कोई निजी व्यक्ति दवा नहीं खरीद सकता, इसका अधिकार केवल राज्य सरकार को है। एनओसी एफडीए का कोई सवाल ही नहीं आता देने का। जो रूल्स के मुताबिक उनको आज का जो नियम है, आज का जो कायदा है, उसके मुताबिक उनको गवर्नमेंट के माध्यम से ही सप्लाई करना पड़ता है। हालांकि बीजेपी ने महाअघाड़ी सरकार पर हमला करने में देर नहीं की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य में रेमडेसिविर की किल्लत की वजह भ्रष्टाचार है। इनको कमीशन से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा कमीशन कैसा मिले, लोग वहाँ मरे तो चले, इसी तरह की भयानक मानसिकता ये सरकार के लोगों की है। मामला सुर्खियों में तब आया जब प्रियंका गांधी ने देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो इंटरनेट पर डाला। वीडियो उस वक्त का है जब ब्रुक फार्मा कंपनी के अधिकारियों को छुड़ाने देवेंद्र फडणवीस खुद पहुंच गए थे और पुलिस वालों से उनकी तीखी बहस हुई थी। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ कि जो दवाएं महाराष्ट्र पुलिस ने रविवार रात पकड़ी वो कितनी थी, उनका सौदा कंपनी के साथ किसने किया और वो किसे दी जानी थी। सौबात की एक बात ये कि महाराष्ट्र में कोरोना संकट गंभीर होने के बाद रेमडेसिविर नाम की दवा की भारी कमी है। उसकी जमाखोरी और कालाबाजारी की खबरें भी हैं। वहां महाविकास अघाड़ी सरकार का आरोप है कि जो दवा कंपनी से सीधे सरकार को मिलनी चाहिए उसका स्टॉक बीजेपी के दफ्तर में मिलना गैर कानूनी है। वहीं बीजेपी का दावा है कि रेमडेसिविर की खेप उसने महाराष्ट्र सरकार के लिए ही मंगवाई थी। कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल दिल्ली में अब ऑक्सीजन की कमी से लोगों का दम घुटने की नौबत आ सकती है। ये दावा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई देने की मांग की है और साथ ही ट्वीट में यह भी लिखा कि दिल्ली के पास कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बाकी है। कोरोना के हालात पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने हालात पर तल्ख टिप्पणी की और ये कहा कि आर्थिक हित कभी भी इंसान की जिंदगी बचाने से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। कोर्ट ने मौजूदा हालात में कुछ उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई किए जाने पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि अगर वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो हम करोड़ों लोगों को खो देंगे। हाईकोर्ट की अब दिल्ली में रोजाना ऑक्सीजन की सप्लाई और अस्पतालों के बेड की गिनती को मॉनिटर करेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ जरूरी उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर 2 अप्रैल से रोक लगी हुई। मुंबई के कांदिवली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मास्क न पहनने की वजह से टोकने पर एक आदमी ने बीएमसी कर्मचारी से जमकर बहस की। बताया गया कि ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे उस आदमी ने मास्क नहीं पहना था, जिसके लिए उस पर जुर्माना लगाया गया, जिस पर वो आग बबूला हो गया और अपनी गलती मानने के बजाय बीएमसी कर्मचारी से बहस करने लगा। पुलिस को लेके आओ, आर्मी को लेके आओ, अधिकार टाकने को लेके आओ, ये एक नहीं होगा। वो बिना जुर्माना भरे वहाँ से जाने की जिद पर अड़ा रहा, हालांकि उसे जाने नहीं दिया गया।
चल पाए, निकल रुक। इस बहस के बाद भी वो आदमी बिना कपड़े के दिखाई दिया। आरोप है कि वो शराब के नशे में था और उसने बीएमसी कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। बीच सड़क पर हो रहे इस हंगामे को देखने वहाँ कुछ लोग भी जुट गए। सौभाग्य की एक बात ये कि हमारे आपके बीच ऐसे सनकी अब भी हैं जिन्हें साल भर में मास्क की अहमियत समझ में नहीं आई है। ऐसे ही लोगों के होश ठिकाने लगाने के लिए कानून बनाना पड़ा कि बिना मास्क के निकलने वालों को सजा मिलेगी। दिक्कत यह है कि चोरी के बाद सीना जोरी करने की आदत फिर भी नहीं छूट रही है। खबर है कि राज्यों को दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की कीमत इससे बनाने वाली कंपनियां तय करेंगी। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की रिपोर्ट है कि 1 मई से पहले कंपनियों को बताना होगा कि वो किस कीमत पर राज्यों को टीका देंगी, क्योंकि 1 मई से ही टीका अभियान का तीसरा चरण शुरू होगा। केंद्र ने अपनी कीमत तय कर रखी है, मगर राज्य और टीका बनाने वाली कंपनी मिलकर वैक्सीन की कीमत तय करेंगी। इसके लिए राज्य सरकार चाहे तो टीका लगवाने वाले लोगों से वैक्सीन की कीमत ले सकती है। यही नहीं, देश की बड़ी कंपनियां और अस्पताल भी इन कंपनियों से कोरोना के टीके खरीद सकेंगे। इन सब के बीच राज्यों को पहले की ही तरह केंद्र से कोरोना की वैक्सीन मिलती रहेगी, जो मौजूदा नियम के तहत 45 साल से ऊपर के लोगों को लगती रहेगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसी बात पर उसके परिवार वाले अपना आपा खो बैठे। मौत की खबर मिलने के फौरन बाद उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। अस्पताल में मौजूद सामान को भी इधर उधर फेंका। परिवार के एक सदस्य को खोने के गम में एक महिला उसके शव के पास बैठकर ही बिलख बिलख कर रोने लगी। इस हंगामे की जानकारी मिलने के बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और बवाल कर रहे लोगों को शांत कराया। सौभाग्य की एक बात यह कि पिछले 1 साल से देश में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर दोहरा दबाव है। उन्हें मरीजों का इलाज भी करना है और खुद को भी महामारी से बचाना है। ऐसे में अगर डॉक्टरों पर हमले होंगे तो अस्पताल में हंगामा होगा, तो दूसरे मरीजों की जान भी संकट में पड़ जाएगी। फिरोजाबाद जिला अस्पताल के डॉक्टर ने भी चेतावनी दे दी कि ऐसे माहौल में वो इलाज कैसे कर पाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना से बेकाबू होते हालात को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की रिपोर्ट है कि राज्य में पहले से लागू पाबंदियों के नाकाफी साबित होने की वजह से लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई है और इस बात की उम्मीद है कि महाराष्ट्र में अगले कुछ घंटों में लॉकडाउन लग सकता है, जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं, दवा, अस्पताल, दूध, फल और सब्जी बेचने वालों को छूट मिल सकती है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने बहुत जोर से मांग की कि भाई लॉकडाउन के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे से चीन की टेंशन बढ़ गई है और यही वजह है कि चीन बांग्लादेश को हथियार देने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीन के हथियार बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के प्रतिनिधिमंडल को इसी महीने की 11 तारीख को बांग्लादेश दौरे पर भेजा गया, जिसने ढाका में बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ आधुनिक तोपों और नए विकसित हथियारों को लेकर चर्चा की। इतना ही नहीं, खबर यह भी कि 41 विशेषज्ञों का दूसरा दल अगले 3 महीने तक बांग्लादेश के दौरे पर रहेगा, जो कि चीन के T-59 टैंक को और घातक बनाने के लिए बात करेगा। चीन के इन मंसूबों को देखते हुए इसी साल भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने बांग्लादेश का दौरा किया था।